Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. Students, हमने अपने पिछले वीडियोस में जिस लेसन को डिस्कस किया है वो है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो ये जो लेसन है ये है क्लास 8th में से, सब्जेक्ट है सिविक्स और लेसन का नाम मैंने अभी आपको बताया, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें संसद क्यों चाहिए। जो आज इसका पार्ट बचता है वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि कैसे पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और उसको सूचना देता है या इन्फॉर्म करता है किसी बात के लिए। The Parliament, while in session, begin with a question for the question for is an important mechanism through which MP can elicit information about the working of the government. पार्लियामेंट का जब इजलास शुरू होता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन हावर से शुरू होता है। क्वेश्चन हावर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर एमपीज़ अपने अपने क्वेश्चंस क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उन मिनिस्टरों से जो कि इक़्तिदार में होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, और ये सबसे अच्छा जरिया माना गया है जिससे गवर्नमेंट की काम का पता चलता है। बाई आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament. जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन तलब किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपनी जो शॉर्ट कमिंग है, खामियों के बारे में पता चलता है और गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि लोगों की उनकी गवर्नमेंट के प्रति क्या राय है, वो उनके एमपीज़ के द्वारा पता चलता है जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। Asking question the government is a crucial task for every MP. गवर्नमेंट से सवाल तलब करना ये किसी भी एमपी के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। जो पार्टीज़ अपोजिशन में होती हैं वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करती हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर, गवर्नमेंट के चलने पर। They highlight drawback in various policies, program of the government and mobilize popular support for their own policies. जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट के ड्रॉबैक को शो करती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं अगर उनमें कोई खामियां हैं तो उसको वो उजागर करती है, बताती है एंड गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या सपोर्ट है उस पर भी वो जोर देती है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्किंग बाय द एमपी। गवर्नमेंट को क्वेश्चन होर में बहुत सारा फीडबैक मिलता है। गवर्नमेंट को इन एमपी से क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है कि लोगों की उनकी तरफ क्या राय है जब गवर्नमेंट से सवाल तलब किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। In addition, all matter dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. अगर इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो फाइनेंस से मतलब अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो इसमें पार्लियामेंट की सहमति जरूरी होती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। यही वो रास्ते हैं, यही वो तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और उसको इन्फॉर्म भी करता है। The MPs are representative of the people, have a central role in controlling, guiding and informing Parliament, and this is the key aspect of the functioning of the Indian democracy. जो MPs हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, वही सेंट्रल रोल अदा करते हैं, बीच में वही सेंट्रल रोल अदा करते हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, इन्फॉर्म करने में, उनको गाइड करने में, और इनको की एस्पेक्ट भी माना गया है गवर्नमेंट के फंक्शन का। जब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो इसका जो की एस्पेक्ट माना गया है वो एमपीज़ ही माने गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग होता है कानून कैसे बनाना। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट वी शैल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। लॉ मेकिंग एक सबसे
बढ़िया फंक्शन होता है पार्लियामेंट का जब उसमें कानून बनाए जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं या संसद में कौन लोग होते हैं। पार्लियामेंट now has more and more people from different background. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. पार्लियामेंट में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से। अब डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग पार्लियामेंट में जीत कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोग, अभी हमने देखा है, ज़्यादातर लोग रूरल एरिया या रीजनल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स देयर आर टिल नो अनरिप्रेजेंटेड एंड बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब उन ग्रुप्स, उन पीपल, वो लोग भी पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में शमूलियत ही नहीं की थी। This has also been increase in political participation from the Dalit and backward classes. अब जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन जात में से उनमें से भी बहुत सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन छोटी जात में से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. नीचे जो टेबल दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि कितनी परसेंटेज रही लोगों की इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन जो डिफरेंट ईयर्स में हुए हैं। तो ये टेबल जो बताता है, इसके मुताबिक देखेंगे हम। फर्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 टू 1952, उसमें 61.16 हुआ था परसेंटेज। फिर इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे 1967 से 61 टू 33। फिर अगर हम 8th में देखेंगे तो 1984 टू 1985 में 64.01% हुआ था। 14 में देखेंगे तो 2000 में जो हुआ था उसमें 57.98 हुआ था। लास्ट में हम देखेंगे 16 जो 2014 में हुआ था, उसमें 66.44 हुआ था। लेकिन जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन, उसका डाटा इस बुक में, इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। वो It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. जो representative democracy है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन, सोसाइटी की परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं कर रही है। ये तभी रिफ्लेक्शन होगी जब when इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस टू, जब उन लोगों को इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाएगा जो क्या है, छोटी जात, जो छोटी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST और SCs। विद इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST. This has been done so that the MP elected from the constituency with a family can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि सोसाइटी की परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए SC या ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब ये कैंडिडेट जहाँ पर चुनकर आते हैं तो फिर ये अपनी सोसाइटी के बारे में गवर्नमेंट को क्या करते हैं, आगाह करते हैं, उनको बताते हैं और उनकी अपलिमेंट के लिए भी गवर्नमेंट से क्या करते हैं, इल्तिजा या लॉज पास करवाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर वुमेन। इसी तरह आजकल औरतों के लिए भी कुछ सीट पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व की गई हैं। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, और ये इशू अभी भी चल रहा है। 60 years ago only 4% MPs वर वुमेन टुडे एंड इट इज़ जस्ट अबाउट 11%। कहता है कि इसी तरह औरतों की रिजर्वेशन को लेकर भी पार्लियामेंट के अंदर हमेशा बहस रहती है कि औरतों के लिए भी सीट्स क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए, और ये इशू अभी भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होता रहता है। 60 years ago
60 साल होने के बावजूद भी आजकल जो पार्लियामेंट में औरतों की तादाद है, पार्लियामेंट मेंबर्स में जो वुमेन्स की तादाद है वो 11 ही है, 11% ही है। It is the issue of this kind that force a country to ask certain difficult and often unsolved questions about whether our democratic system is representative enough। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, यही वो इशू हैं जो बताते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं किए गए हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन फॉर SC ST या कुछ और मसले जो होते हैं जो छोटी सोसाइटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये सब बताते हैं कि अभी भी हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी क्या है, खामियां हैं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टूवर्ड आंसर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि जब तक सबको बराबर का हक नहीं होगा या सब लोगों को डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। और ये हमें बनाने की ज़रूरत भी है। इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए लोगों के विश्वास को जीतना बड़ा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने ये लेसन कंक्लूड कर दिया। अब हम इसका जो पार्ट बचता है वो है इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे, व्हाई डू यू थिंक ओवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट आर अडल्ट हैव ए राइट टू वोट। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि जो नेशनल मूवमेंट चली थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसमें सबको वोट देने का हक था या नहीं। तो आंसर में हम इसके पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने खाली आंसर ही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर में हम पढ़ेंगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलो ऑल अडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसने सबको वोट देने का हक नहीं दिया था और ना ही सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। सो द नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट आर अडल्ट हैव ए राइट टू वोट। और यही वजह थी कि नेशनल मूवमेंट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसने सपोर्ट किया था किस आइडिया को, कि हर शख्स को वोट देने का हक है जो कि अडल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, ये एक टेबल है, इन दिस 2000 मैप ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी alongside roughly identity the constituency in your arrest by the state, where is the name of the MP of your constitution, how many MPs are your arrested by the state had, where are constituency control green and other are colored blue। इस मैप को देखकर हमें बताना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी स्टेट में या आपकी यूटी में इस वक्त किसकी सरकार है, कौन इक़्तिदार में है, कौन MP आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक़ रखता है। ग्रीन और रेड से, ग्रीन और ब्लू से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर में हम पढ़ेंगे, आंसर माई स्टेट या यूटी इज़ जम्मू एंड कश्मीर। माई कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। MP फ्राम माई कॉन्स्टिट्यूंसी, जो MP इस कॉन्स्टिट्यूंसी से है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओवर स्टेट आर ड्यूटी हैज़, कितने हैं हमारे यहाँ पर MP पार्लियामेंट्री सीट कितनी हैं, तो वो है 6 MP कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा मतलब क्या है, वो है रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा मतलब है रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है you have read in this the parliament form of government, the explain it has been share lines the lands of parliament of central government and various of judicial state legislation, the following table constituency of the various representative। अब टेबल के मुताबिक जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं उसका हमने जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें पूछा गया है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हमें पूछा गया है
विच पोलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर। अब जो हमारी स्टेट है जो यूटी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कब होता, और अब वो पूछता है कि विच पोलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर, कौन सी है। अगर हमारी रियासत की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा क्वेश्चन में पूछता है हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, हमारे एरिया से कौन रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करेंगे तो राजीव जसरोटिया है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विच पोलिटिकल पार्टीज करंटली फॉर्म द ओपोजिशन। अब हमारे एरियाज़ में अपोजिशन की पार्टीज़ कौन सी है और सेंटर में कौन सी है। अब JNK में है नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेंट्रल में है कांग्रेस। व्हेन वर इलेक्शन लास्ट हेड, लास्ट इलेक्शन यहाँ पर कब हुआ था, तो असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो वो 2014 में हुआ था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन होता है वो हुआ था 2019 में। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन इज हेल्ड, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो कब होगा, तो ये 2020 में इसका म्याद था, अभी हुआ नहीं है। अब इस वक्त यूटी गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन वो कब होगा 2024 में। हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर, अब हमारे JNK में से असेंबली इलेक्शन में कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो है 2 है ओनली, 2040 इलेक्शन में जीत कर आई थी। और अगर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन देखेंगे तो इसमें नील है, कोई भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक नए लेसन के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।